सी फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी नेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फेडरेशंस। फेडरेशन मतलब होता है पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो देर आर 28 स्टेट्स करेंटली, है ना। 28 स्टेट्स, 29 था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को अबॉलिश कर लिया गया, स्टेट हुड से ले ली गई। सो देर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. Now federalism says that there is a central government, there is the state government. The constitution gives different set of rights or different set of powers differently to these two levels of government. Okay, so this is called federalism. Now this particular setup is being derived or is being taken from the constitution itself. सेंटर कुछ अलग से डेलीगेशन या फिर पावर को शेयर नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद पावर देता है कि स्टेट के पास अपने पावर होंगे और सेंटर के पास अपने पावर होंगे। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स? ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फेडरलिज्म. When there are two levels of government and the powers are extracted directly from the constitution, so this type of setup is called federalism. Now the key features are, there are two tiers of the government. What are the two tiers? One is the state government and the other is the central government. State को provincial government भी बोलते हैं एंड सेंट्रल को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये सारे तो बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल दो स्टेट, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेशन, दिस इज द वन स्टेट, बट द पीपल लिविंग इन दिस स्टेट इज द सिटीजन, this is the citizen. Suppose citizen A is living in this particular state, but this particular citizen is the the person who belongs to the state as well as the nation as a whole. So ये एक citizen पे जो रूल करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा, बिकॉज द सिटीजन इज कॉमन, ठीक है, गेटिंग, बिकॉज वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। अलग अलग स्टेट्स का अपना सिटीजनशिप है नहीं, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन और द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, both state as well as center is exercising their own power, their own jurisdiction, but their jurisdiction और their level और जो एरिया है उनके जस्टिस करने का या जो एरिया है किसी पर्टिकुलर सिटीजन को अफेक्ट करने का वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वी हैव थ्री लिस्ट्स, वन लिस्ट is the union, second is the state list or the provincial list we can say, and the third one is the concurrent list. तो सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में जो जो चीज़ें हैं वो सेंटर ही बस लॉ बना सकता है उन सारी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, ठीक है, तो करेंसी तो इस स्टेट के सिटीजन के पास भी होगा, ठीक है, तो करेंसी से रिलेटेड जो लॉ होगा वो सेंटर बनाएगा। बट दिस पर्टिकुलर सिटीजन, सपोज इसके पास करेंसी आ कहाँ से रहा है? बाय एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर कर रहा है। सो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है। सो सी अ पर्टिकुलर पर्सन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय बोथ सेंटर एट द डिफरेंट जुरिस्डिक्शन and by state at the different jurisdiction. So this is called the different jurisdiction in the federalism. ये फीचर क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें कि एक ही पर्सन पर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन स्टेट लगाता है और सेंटर लगाता है ऑन डिफरेंट फील्ड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, देखिए ये सारे फीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो समझना जरूरी है। जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्टेट। जो भी
हमने पावर स्टेट को दिए हैं वो कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के जितने भी पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और सेंटर के जितने भी पावर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पावर चाहता है कि नहीं ये भी पावर मेरे पास हो, तो दिस कांट बी पॉसिबल। अगर ऐसा वो करना चाहे कि स्टेट का पावर भी सेंटर लेना चाहे, तो देयर इज द जुडिशरी विच विल इंटरफेयर इन दिस, और ऐसे किसी भी लॉ को या ऐसे किसी भी एक्ट को वो नल एंड वॉइड कर देगा जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, स्टेट के पास अलग और सेंटर के पास अलग। गारंटी का क्या मतलब होता है कि इट इज गारंटेड दैट द सेंटर विल एक्सरसाइज द लेजिस्लेशन which is mentioned in the central list or the union list, and it is constitutionally guaranteed that the state lists subjects will be exercised by the state government. कोई और पावर नहीं दे रहा, खुद कॉन्स्टिट्यूशन ये इसको पावर दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज द फंडामेंटल यूनिलैटरली चेंज। मतलब इसका क्या हुआ? दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर फंडामेंटल टू द फेडरलिज्म which that cannot be unilaterally changed। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे प्रोविजंस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि देयर इज द प्रोविजन ऑफ गवर्नर, है ना, हर एक स्टेट में एक एक गवर्नर होता है, ठीक है, which is directly appointed by the president। so indirectly we can say this particular agency of the government or the authority of the government is the messenger of the center in every state। जो भी स्टेट का जो भी मैसेज पहुंचाना होता है सेंटर तक, तो वो गवर्नर के थ्रू ही जाता है। सो गवर्नर जैसे एक पूरी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, वैसे एक पूरे स्टेट में गवर्नर होता है। तो हर एक लॉ के लास्ट में सिग्नेटरी बॉडी कौन होता है? गवर्नर। और गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी लॉ को रिजर्व कर सकता है फॉर द अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट। अगर उसको लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉ कोई पर्टिकुलर स्टेट बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आंध्र प्रदेश ने कोई ऐसा लॉ को इंट्रोड्यूस किया अपने विधानसभा यानी कि उनके स्टेट असेंबली में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो गवर्नर के पास वो लॉ आएगा साइन होने के लिए, बिकॉज विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर दैट बिल कैन नॉट बी एन एक्ट, वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो गवर्नर उसको रोक देगा वहीं पर और बोलेगा कि अभी हम आपको इसमें साइन करके नहीं देंगे, मैं इसको भेज रहा हूं प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर देते हैं तो मैं साइन करूंगा वरना नहीं करूंगा। सो गवर्नर इज द मैसेंजर ऑफ द सेंटर, इनडायरेक्टली वी कैन से। तो बात आती है कि अगर गवर्नर के किसी राइट में किसी तरह का चेंज करना हो, तो दिस इज द कंसर्न ऑफ बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर। अगर गवर्नर का कोई भी राइट को चेंज करना होगा तो ये स्टेट का और सेंटर का दोनों का स्टेक होगा, क्योंकि दोनों इससे अफेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जो सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट करता है या लेजिस्लेट करता है, वो गवर्नर के किसी भी रूल्स या रेगुलेशन को या उसके किसी भी पावर को खुद ब खुद चेंज कर दे विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। समझ में आ रहा है? मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया आपको गवर्नर के थ्रू, देयर मे बी सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल कि वाटर इंटर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं कि देयर आर सो मेनी रिवर्स विच फ्लो नॉट ओनली इन अ सिंगल स्टेट बट 2 और 3 और मोर स्टेट्स। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट वैसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जिससे कि स्टेट की ऑटोनॉमी चली जाए, उससे पहले वो स्टेट से पूछेगा, अगर स्टेट राजी होगा तभी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, वरना नहीं बना सकता। दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय द सेंटर। ठीक है, और इसके अपोजिट भी वाइस वर्सा है, स्टेट भी ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकता जो कि सेंटर के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, ये सब बेसिकली बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं तो आप समझिए। कोर्ट इंटरप्रेटर होता है, अगर आपको पता है तो द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी लॉ इज डन बाय द कोर्ट। वी हैव सुप्रीम कोर्ट, इट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कंट्री।
एक मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक लाइन बताता हूँ, इससे आपको आधी बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज।